Assalamualaikum students, welcome to the fifth lecture of analytic number theory. So first just review the lecture number 4. Lecture number 4 के अंदर हमने ये तीन कॉन्टेंट्स किए थे. फर्स्ट था डिफरेंट टाइम इक्वेशंस और उनके सॉल्यूशंस. इसके अंदर हमने मेन थ्योरम प्रूव किया था कि डिफरेंट टाइम इक्वेशंस का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, उसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, और फिर हमने देखा था कि हम उसका सॉल्यूशन किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. और उसके लिए हमने एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज़ किया था. फर्स्ट उसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट करने के लिए और फिर उसकी बेस के ऊपर इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस के मतलब बताने के लिए. देन हमने डिफरेंट टाइम इक्वेशंस के पॉजिटिव सॉल्यूशंस के मतलब क्वेश्चन किया कि अगर आपके पास एक डिफरेंट टाइम इक्वेशंस है तो उसके कितने पॉजिटिव सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे. और हमने सिर्फ थ्योरम की स्टेटमेंट दी थी लास्ट लेक्चर में और आज हम उसका प्रूफ करेंगे. सो लेट्स गो टू द प्रूफ ऑफ द थ्योरम. एक दफ़ा इसकी स्टेटमेंट देखते हैं. स्टेटमेंट इसकी ये है कि अगर ए बी सी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ए बी का जीसीडी 1 है और सपोज करते हैं कि एक्स स्टैटिक और वाई स्टैटिक इसका एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है, then the number of positive solutions of ax plus by is equal to c is the number of t for which ये inequality satisfy हो रही हो. So let's see इसका प्रूफ देखते हैं. हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो है ax plus by is equal to c और जो नंबर्स हैं उनके ऊपर कंडीशन ये है कि a, b और c भी पॉजिटिव हैं और सच दैट के ए और बी का जो जीसीडी है वो 1 गिवन है. सो अगर हम इसके ऊपर अपना जो फर्स्ट क्राइटेरिया है सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस का अगर वो अप्लाई करें तो ऑब्वियसली द जीसीडी ऑफ these two numbers should divide the right hand side. So if the GCD is 1 divides every number. So this means that this equation must have a solution in integers. So पहले जो हमारे पास सपोजिशन थी उससे ये क्लियर हो गया कि इसका सॉल्यूशन ये होगा. अब हम सपोज कर रहे हैं suppose x static and y static is any particular solution of equation, this equation. अब हमारा नेक्स्ट कंसर्न ये है कि हम जानना चाहते हैं कि पॉजिटिव सॉल्यूशंस कितने होंगे. हम जनरल नाम ले लेते हैं. लेट्स assume x and y is a positive solution of ax plus vy is equal to c. अब पॉजिटिव का क्या मतलब है? पॉजिटिव का मतलब ये है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और y भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. अब लास्ट थ्योरम हम अगर देखें तो हमारे पास लास्ट थ्योरम से कोई भी अगर सॉल्यूशन हो तो उसके मतलब एक क्राइटेरिया गिवन है बाय लास्ट थ्योरम. वी हैव x is equal to x static plus b by d into t and y is equal to y static minus a by d into t. ये हमारे पास लास्ट की वजह से ही गिवन है. अब अगर ये एक सोल्यूशन है तो ये भी इस फॉर्म का होगा क्योंकि लास्ट हमने ये क्लेम किया था कि अगर x स्टैटिक और y स्टैटिक कोई भी सोल्यूशन है तो बाकी सारे सॉल्यूशंस को इस तरीके से लिखा जा सकता है. तो अगर मैंने ये अज्यूम कर लिया कि ये सॉल्यूशन है, ये मैं रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर लगा रहा हूँ कि पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन बेसिकली तो ये एक सॉल्यूशन है. तो अगर ये सॉल्यूशन है तो उसको इस फॉर्म का होना पड़ेगा. सो दिस मीन्स कि मैं इसकी वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. इससे मेरे पास दो इनइक्वालिटी आ जाएंगी. मिसाल के तौर पर अगर मैं पहली करूँ तो इट इज एक्स स्टैटिक प्लस बी बाई डी टी इज ग्रेटर देन 0 एंड y static minus a by d into t is greater than 0. ये दो इनइक्वालिटीज आ गई कि अगर हमें एक पॉजिटिव सॉल्यूशन चाहिए तो क्योंकि सॉल्यूशन हमेशा इस टाइप का होगा और पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो क्वांटिटीज हैं, जो दो x की और y की वैल्यूज हैं, वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होंगी. अब हम इसके अंदर एक मजीद फर्क देखते हैं कि हमारे पास जीसीडी ऑफ दीज टू नंबर्स
ए एंड बी इट इज इक्वल टू 1। दिस मीन्स कि आपके पास डी की जो वैल्यू है वो 1 गिवन है। डी जो था वो जीसीडी था जो हमने लास्ट इक्वेशंस की थी। तो हम डी की वैल्यू भी 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन इनइक्वालिटीज के अंदर। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, पहला एक्सप्रेशन आ गया एक्स स्टैटिक प्लस बी ओवर डी था, डी 1 आ गया, टी इज ग्रेटर देन 0। और दूसरा एक्सप्रेशन आ गया वाई स्टैटिक माइनस ए बाई डी, डी इज 1 एंड टी इज ग्रेटर देन 0। तो इधर से मेरे पास इक्वालिटी आ रही है एक्स स्टैटिक प्लस बी इंटू टी इज ग्रेटर देन 0 और इधर से आ रही है वाई स्टैटिक माइनस ए इंटू टी इज ग्रेटर देन 0। सो इन दोनों के अंदर टी जो है वो कॉमन है। सो मैं टी जो है उसको निकालने की कोशिश करता हूँ कि टी इन दोनों इनइक्वालिटीज के अंदर से किस तरीके से साइड पे किए जा सकते हैं। सो अगर मैं फर्स्ट को देखूँ तो इट इज इक्वल टू बी टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स स्टैटिक और बी जो है उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ दोनों साइड्स के ऊपर बाय अज्यूमिंग कि b इज अ पॉजिटिव नंबर। सो अगर पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी के ऊपर कोई चेंज नहीं लेके आएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट t इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टाइम्स x स्टैटिक ओवर p। इसी तरीके से मैं इसको देखता हूँ तो y स्टैटिक इज ग्रेटर देन इक्वल टू at और a, b और c तीनों के मतलब की इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये आपके पास पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो अगर पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड पे इनइक्वालिटी को डिवाइड करूंगा तो इनइक्वालिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो दिस मींस y बाय a इज ग्रेटर देन t। तो अगर मैं इसको भी इस फॉर्म में लिखूं तो ये मेरे पास लिखा जा रहा है कि माइनस एक्स स्टैटिक ओवर b इज लेस देन t एंड दिस मीन्स दैट t इज लेस देन y स्टैटिक ओवर a। दिस मीन्स कि अगर आपको पॉजिटिव सोल्यूशन चाहिए तो पॉजिटिव सोल्यूशन के अंदर कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो t है वो इन दो इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा होगा। इसका मतलब है कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ इन दोनों को कंबाइन करके दिस एंड दिस मीन्स माइनस एक्स स्टैटिक ओवर b इज स्ट्रिक्टली लेस देन t इज स्ट्रिक्टली लेस देन y स्टैटिक ओवर a। एंड व्हाट वाज t? ये एक इंटीजर था इनिशियली जो कि हमने इन सॉल्यूशन से एक्सट्रैक्ट किया था। और ये दोनों t थे तो ये सारे आपके पास इंटीजर्स थे। कैलकुलेट होके x और y की वैल्यू भी इंटीजर आ रही थी। हमने लास्ट लेक्चर में इसकी 2-3 एग्जांपल्स की थी। सो t इसका मतलब है कि इंटीजर्स हैं और ऐसे इंटीजर्स हैं जो कि इस रेंज के अंदर रहेंगे। तो इसका मतलब यह है कि हर t के लिए ये आपके पास b की क्वांटिटी फिक्स है, d की क्वांटिटी फिक्स है, x स्टैटिक और y स्टैटिक एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है। दिस मीन्स कि ये तो फिक्स क्वांटिटीज हैं। t के ऊपर आपके पास चॉइस थी कि आप इंटीजर्स में से कुछ भी लगा सकते हैं और हर दफा इंटीजर में एक लगाते जाएंगे तो आपके पास एक डिफरेंट सोल्यूशन आता जाएगा। इस दफा हम कंसर्न थे सारे सोल्यूशंस में नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन सोल्यूशंस के अंदर जो पॉजिटिव हो। तो वो फाइनली आंसर इस तरीके से दे रहा है कि t की वो वाली वैल्यूज जो कि इस इंटरवल के दरमियान में रहेंगी उन सब के लिए सोल्यूशन पॉजिटिव आएगा। तो दिस मीन्स कि मैं सिंपली उन सारे t को काउंट कर लूंगा जो कि इस रेंज के दरमियान रहते हैं और वही एग्जैक्टली नंबर ऑफ पॉजिटिव सोल्यूशंस होंगे मेरी ड्यूफेंटाइन इक्वेशन जिससे मैंने स्टार्ट किया होगा ax प्लस by इज इक्वल टू c। तो हम इसको लिख देते हैं दिस इंप्लाइज दैट टोटल सो मैं उन सब t को काउंट कर लूंगा जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं और क्लेम करूंगा कि यही टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशंस हैं। सो इसी के साथ इस थ्योरम को हम कंक्लूड करते हैं। ये थ्योरम कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास ये गिवन है
5x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। सो अगर मैं इसको जनरली लिखूँ ax प्लस by इज इक्वल टू c, तो मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास a की वैल्यू 5 गिवन है, b की वैल्यू 7 गिवन है एंड c की वैल्यू 10 गिवन है। मेरे पास रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि a, b एंड c ये पॉजिटिव होने चाहिए। सो इधर 5, 7 और 10 सारे के सारे पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं। और सेकंड जो एजम्पशन थी मेरे प्रीवियस थ्योरम की वो ये थी कि जीसीडी ऑफ a एंड b शुड बी 1। सो लेट्स सी। सो 5 एंड 7 अगर हम इन दोनों का जीसीडी कैलकुलेट करें तो ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। दिस मीन्स कि इनके दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं होगा, दे आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। दिस मीन्स कि ये जो हमारे पास थ्योरम गिवन था उसके क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करता है। अब हम देखना चाहते हैं कि इस इक्वेशंस के, इस डिफरेंटाइन इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे जो कि पॉजिटिव होंगे। सो हम काउंट करते हैं, पहले इनइक्वालिटी कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द काउंट of integers t in the inequality, जो कि हमने अभी लास्ट के अंदर की है, माइनस एक्स स्टैटिक ओवर b लेस देन t is less than y static over a, where x static and y static is any particular solution of 5x plus 7y is equal to 10। इसका कोई एक पर्टिकुलर सोल्यूशन हो। सो अब इस इनइक्वालिटी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है? t वो थे जिनका मैंने काउंट करना था, b और a इस इक्वेशन का हिस्सा है जो कि गिवन है। तो ये मेरे पास b की वैल्यू 7 गिवन है, a की वैल्यू 5 गिवन है। एक्स स्टैटिक और वाई स्टैटिक इस इक्वेशन का कोई एक सोल्यूशन है। तो या तो अपेरेंटली मुझे सोल्यूशन नजर आ रहा होगा कि इनका क्या सोल्यूशन है, या मुझे वो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि सोल्यूशन क्या है। जो ही मेरे पास एक सोल्यूशन आ जाएगा, कोई एक आ जाए, मैं उसकी वैल्यूज उसके अंदर लगाऊंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो लेट्स सी कि इसका सोल्यूशन हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो मेरे पास 5 और 7 का जीसीडी 1 है। दिस मीन्स के ऐसे इंटीजर जरूर एग्जिस्ट करेंगे जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन 1 लिखा जा सकता है। सो पहले वो इंटीजर निकाल के देख लेते हैं। अपेरेंटली हम वो इंटीजर्स गेस कर सकते हैं। 5 इंटू समथिंग प्लस 7 इंटू समथिंग इज 1। सो एक तरीका तो ये है कि मैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम अप्लाई करूँ, एग्जैक्टली उनको कंस्ट्रक्ट कर लूँ। लेकिन अगर सिंपल इंटीजर्स गिवन है तो मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से भी उनको इजीली गेस कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे 5 3s are 15 and 7 minus 2 is minus 14, तो 15 minus 14 is 1। तो ये वो दो इंटीजर्स हैं जो कि इनके जीसीडी के तौर पे लिखे जा सकते हैं। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को, क्योंकि मुझे ये इक्वेशन चाहिए, मैं तो पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ। सो दिस इम्प्लाइज 5 इंटू 3 इंटू 10 प्लस 7 इंटू माइनस 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 10। तो अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ तो ये लिखा जाएगा 5 इंटू 30 प्लस 7 इंटू माइनस 20 इज इक्वल टू 10। तो ये इसका सोल्यूशन निकला है मेरे पास। ये ऑब्वियसली 5 इंटू 30 इज 150 एंड 7 इंटू 20 इज 140। सो 150 माइनस 140 इज 10। तो दिस मीन्स कि ये दो ऐसे नंबर्स हैं जो मेरी ओरिजिनल इक्वेशन थी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, ये इसका सोल्यूशन है। मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि x डायरेक्ट की वैल्यू 30 आ गई और y डायरेक्ट की वैल्यू माइनस 20 आ गई। सो इस पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए अब मैं ये इनइक्वालिटी कंस्ट्रक्ट करता हूँ कि इनइक्वालिटी क्या बनेगी। सो इट इज माइनस 30 एक्स डायरेक्ट की वैल्यू ओवर b is 7 should be less than t is less than y static is minus 20 over a. So a is 5. So इसको देखते हैं कि ये रफली वैल्यूज क्या आ रही हैं। माइनस 30 अगर आपके पास हो तो 7 4s are 28, so it is minus 4.28
बाकी आपके पास 7 2 ज़ा 14 2 पॉइंट समथिंग शुड बी लेस देन t इज लेस देन -4. सो अब आपके पास ऐसे इंटीजर्स चाहिए जो -4.2 से बड़ा हो लेकिन -4 से छोटा हो. सो ऐसे कितने इंटीजर्स हैं? सो अगर आप एक मिनट के लिए लाइन बना के देख लें, सो 0 -1 -2 -3 -4 -5. सो पहली वैल्यू आपके पास ये आ रही है -4.2 और दूसरी वैल्यू ये आ रही है. तो आपको इन दो के दरमियान, ये -4.2 की वैल्यू है और ये -4 की वैल्यू है, आपको इन दो के दरमियान नंबर ऑफ इंटीजर्स पता करने हैं कितने. सो -4 और -4.2 के दरमियान देयर इज नो इंटीजर. इफ देयर इज नो इंटीजर बिटवीन दिस रेंज, दिस मीन्स दैट देयर इज नो पॉजिटिव सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. सो सिंपली आपने काउंट करना था कि आपके पास जो इनइक्वालिटी आ रही है उस इनइक्वालिटी को कितने इंटीजर्स सेटिस्फाई करते हैं. जितने इंटीजर्स उसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे वही एग्जैक्टली काउंट होगा नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशंस का. इस केस में हमने देखा है कि कोई इंटीजर ऐसा नहीं है जो मैं t की जगह सब्स्टिट्यूट कर दूं जो -4 से स्ट्रिक्टली छोटा हो और -4.2 से स्ट्रिक्टली बड़ा हो. ऐसा कोई इंटीजर नहीं है. अगर कोई इंटीजर नहीं है तो ऐसे इंटीजर्स का काउंट जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं वो 0 है. इफ इट इज 0, दिस मीन्स कि इट इज एग्जैक्टली द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, positive solutions of this equation. So this means that there is no positive solution of this equation 5x plus 7y is equal to 10. हम एक और एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं जो कि हम लास्ट टाइम कर रहे थे, जो हमने किया था 3x plus 7y is equal to 10. इस केस में शायद इनइक्वालिटी कंस्ट्रक्ट करना ज़्यादा आसान है. d मेरे पास पता है 3 और 7 का GCD होगा, इट इज़ 1. कंडीशन सेटिस्फाई करता है. 3 7 10 सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं. a b और c दे आर ऑल पॉजिटिव. मैं अब इसका सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट करता हूँ. पहले मैं लीनियर कॉम्बिनेशन बनाता हूँ GCD के लिए, बिकॉज GCD इज़ 1. तो इसके लिए लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? सो 3 के साथ -2 लगा देते हैं और 7 के साथ 1 लगा देते हैं. तो -6 + 7 इज 1 और इसके साथ 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो -20 + 7 × 10 इज इक्वल टू 10. ये आपके पास आ गया. तो x तारीख और y तारीख की वैल्यू मेरे पास आ रही है. अगर मैं इसको डायरेक्टली भी करना चाहूँ तो इस केस में ये डायरेक्टली भी बहुत आसान है. मिसाल के तौर पे मुझे इसका सोल्यूशन सिंपली चाहिए था. x तारीख और y तारीख की वैल्यू चाहिए थी. मैं x तारीख की वैल्यू अगर 1 पुट करूँ और y तारीख भी 1 पुट कर दूँ तो ये ऑब्वियसली इसका सोल्यूशन है. तो इसकी बेस के ऊपर मैं बजाय इसके कि ग्रीडिंग एल्गोरिथम को फॉलो करूँ, मैं डायरेक्टली भी बड़ी जल्दी से इनइक्वालिटी कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ. सो इनइक्वालिटी जो मेरे पास थी दैट इज -x तारीख by b is less than t is less than y तारीख by a. So x तारीख की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 7 है. So -1/7 is less than t is less than y तारीख की वैल्यू मेरे पास 1 और a की वैल्यू 3 है. So -1/7 is strictly less than t is strictly less than 1/3. ऐसे कितने इंटीजर्स हैं जो कि इस को सेटिस्फाई करते हैं? सो एक मिनट के लिए अगर हमें ऑब्वियसली नज़र नहीं आ रहा, हम लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. 0 1 -1 -2 एंड 2. 1/3 किधर आएगा, उसकी लोकेशन क्या है? सो 1/3 इस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देगा. सो दिस मीन्स कि दिस इज 1/3. और -1/7 ये इस साइड के ऊपर नेगेटिव में इसको 7 हिस्सों में तकसीम कर देगा. तो 1 2 3 4 5 6 7 तो समथिंग इधर करके -1/7 पड़ा होगा. तो ये आपके पास रेंज है टोटल. -1/7 से बड़ा हो लेकिन 1/3 से छोटा हो.
तो इस रेंज के दरमियान कितने इंटीजर्स आ रहे हैं? ओनली वन इंटीजर विच इज 0. 0 एक इंटीजर है जो कि इस रेंज के अंदर पड़ा हुआ है. इसका मतलब है कि काउंट क्या हुआ टोटल इंटीजर्स का जो कि इस रेंज में है? ओनली वन इंटीजर t satisfy the inequality. This means 3x plus 7y is equal to 10 has only one positive solution. और वो यही होगा, क्योंकि इसको प्रूव करने के बाद हमें ये पता लग गया कि इस डिफरेंटाइन इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉजिटिव सोल्यूशन हो सकता है. तो अगर आपने एक गैस कर लिया तो इसका मतलब है कि इसका कोई और पॉजिटिव सोल्यूशन नहीं हो सकता. हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसर्न की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कंग्रुएंसेस. कंग्रुएंसेस स्टूडेंट्स बेसिकली लैंग्वेज है मॉडर्न नंबर थ्योरी की. जब नंबर थ्योरी इवॉल्व हुई तो जो बेसिक नोशन थी वो डिविजिबिलिटी की थी. हम दो नंबर्स को देखते हैं तो ये डिटरमिन करते हैं कि क्या पहला दूसरे को डिवाइड करता है या दूसरा पहले को डिवाइड करता है. फिर प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन दी, तो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन के अंदर हम इस तरीके से देख सकते हैं कि एक ऐसा नंबर है जो कि अपने अलावा किसी और से डिवाइड ना होता हो. और इस बेस के ऊपर हमने प्राइम नंबर्स डिटरमिन कर लिए सिर्फ और सिर्फ डिविजिबिलिटी की बेस के ऊपर. और अभी तक जितनी हम काम कर रहे थे, मिसाल के तौर पर डिफरेंटाइन इक्वेशंस का सोल्यूशन देखना, जीसीडी को देखना, एलसीएम को देखना, उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, वो सारी की सारी डिविजिबिलिटी के ऊपर बेस कर रही थी. सो ये जो हमारी नेक्स्ट नोशन है ये भी डिविजिबिलिटी पे बेस करेगी, लेकिन ये मॉडर्न लैंग्वेज है. अब जो आपको नंबर थ्योरेटिक चीज़ें मिलेंगी वो मोस्टली इस लैंग्वेज के अंदर मिलेंगी. सो इस लैंग्वेज को देखना इंपॉर्टेंट है. सो डेफिनेशन देखते हैं. हमारे पास m एक पॉजिटिव इंटीजर है. हम दो को इंटीजर्स लेते हैं a एंड b. m आपने एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया और a और b कोई भी दो इंटीजर्स हैं. मैं कह रहा हूं कि मेरी डेफिनेशन है कि a एंड b आर congruent modulo m if m divides the difference of a and b. So difference means कि मैं एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दूं. So अगर इस तरीके से होगा तो ये एग्जैक्टली मेरी डेफिनेशन है कंग्रुएंट की. और जो मैं इसके लिए नोटेशन यूज करूंगा वो ये होगी, a is congruent to b mod m. ये इसकी नोशन है. इस नोशन का सिंपली मतलब ये है कि a is congruent to b mod m, जो ये लिखा हुआ है. मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, a is congruent to b mod m. सो इसका ये मतलब है. दिस मीन्स कि अगर आपके पास ये लिखा हुआ है a is congruent to b mod m, तो ये if and only if होगा m divides a minus b, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन है. डेफिनेशन if and only if होती है. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसको समझने के लिए कि हम क्या कह रहे हैं. मैं m को एक वैल्यू कंसिडर कर लेता हूँ, m is 3, और साथ दो इंटीजर चूज करता हूँ. से एक मैंने इंटीजर चूज कर लिया 7 और b चूज कर लिया 1, और मैं ये क्लेम करता हूँ कि 7 is congruent to 1 mod 3. अब मैं ये देखने के लिए कि ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है इज ट्रू और फॉल्स, मैं इसकी डेफिनेशन अप्लाई करता हूँ. सो मैं ये जो दो नंबर्स थे a और b, इनका डिफरेंस कैलकुलेट करता हूँ. सो द डिफरेंस इज व्हाट? डिफरेंस इज 7 minus 1. 7 minus 1 is 6. And then I will ask this question, कि m divides this difference or not? So my m is 3 and the difference is 6. So the question is, does 3 divide 6 or not?
क्या 3 डिवाइड 6, दिस मीन्स कि ये ट्रू है। इफ दिस इज ट्रू, दिस मीन्स के ये जो आपके पास नंबर्स थे ये एक दूसरे के कंग्रुएंट है। दिस मीन्स के इट इज अ राइट स्टेटमेंट दैट 7 इज कंग्रुएंट टू 1 mod 3। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास से m है 5 और मैं ये क्लेम करता हूँ कि 24 इज कंग्रुएंट टू 4 mod 5। सो अगर इसको मैंने देखना है तो मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा। 24 माइनस 4, व्हाट इज द डिफरेंस? इज 20। 5 20 को डिवाइड करता है, 5 4 is 20, दिस मीन्स कि इट इज ट्रू। और अगर मैं ये लिख दूं कि 24 इज कंग्रुएंट टू 7 mod 5, तो 24 माइनस 7 इज व्हाट? इज 17। क्या 5 डिवाइड करता है 17 को? नो। दिस मीन्स कि मैं कहूंगा कि 24 इज नॉट कंग्रुएंट टू 7 mod 5। सो अगर आपके पास कंग्रुएंट होगा तो उसकी नोशन ये है, और अगर कंग्रुएंट नहीं होंगे तो उनकी नोशन ये है। अब 24 जो है ये 4 के कंग्रुएंट आया है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं कि क्या किसी और के कंग्रुएंट भी आ सकता है। सो मैं कहता हूँ 24 इज कंग्रुएंट टू 9 mod 5। So let's see, is it true? 24 minus 9, so it is 15. क्या 5 डिवाइड करता है 15 को? 5 3 is 15, डिवाइड करता है। If it divides, this means that this is a right statement. So इसका मतलब है कि एक ही नंबर एक ही मॉड के अंदर 2 के कंग्रुएंट हो रहा है। इसका मतलब है कि इसके अलावा भी हो सकता है। एटलीस्ट मैंने 2 की पॉसिबिलिटी तो बता दी। मैं आप कहता हूँ 24 is congruent to 29 mod 5। क्या ये ट्रू है? 24 minus 29, आंसर इज -5। क्या 5 डिवाइड करता है -5 को? 5 into -1 is equal to -5। दिस मीन्स कि -5 is a multiple of 5। ये ट्रू है। दिस मीन्स कि ये भी ट्रू है। तो ये सारे के सारे नंबर्स कुछ एग्जांपल्स हैं कंग्रुएंसीज की। अब हमने एक नोशन डिफाइन करनी है लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू की। उससे पहले हम कुछ थोड़ी सी इनकी जो हमने ये नोशन की है A इज कंग्रुएंट टू B mod M, इसके पहले कुछ और थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम इनको क्या क्या नाम देंगे। सो जो हमारे पास B है इट विल बी कॉल्ड रेजिड्यू एंड M विल बी कॉल्ड मॉडुलस। सो अगर आपने ए कोई नंबर लिया है और ये चीज आ रही है तो मैं कहूंगा कि B इज द रेजिड्यू एंड M इज द मॉडुलस। सो ये जो आपके पास ये एक छोटी सी कंग्रुएंस लिखी हुई है, अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूं इस लैंग्वेज के अंदर तो उसका मतलब क्या होगा? 4 is the residue of 24 मॉडुलस 5। सो अगर मैं इसको लिखूंगा लैंग्वेज के अंदर तो ये लिखा जाएगा कि जो भी नंबर था जिसके वो बराबर आ रहा है कंग्रुएंस में वो उसका रेजिड्यू है, और जिसके थ्रू आप चेक कर रहे हैं यानी कि मॉड M मीन्स मॉडुलस M, वो आपके पास 5 था। तो इसका मतलब ये है कि आपने 24 लिया, उसको मॉडुलस 5 चेक किया। सो मॉडुलस 5 चेक करने से ये 4 के बराबर आ रहा है, तो 4 इज द रेजिड्यू ऑफ 24 मॉडुलस 5। अगर मैं इसको कंसिडर करूं, ये जो आपके पास लिखी हुई है 24 इज कंग्रुएंट टू 9 mod 5, तो इसके लिए भी मैं ये लिखूंगा कि 9 इज द रेजिड्यू ऑफ 24 मॉडुलस 5। अब आपने M को भी फिक्स किया हुआ है इन दोनों के अंदर। M इसमें भी 5 था, इसमें भी 5 था। जो नंबर जिसका आप चेक कर रहे हैं वो भी फिक्स है, लेकिन एक दफा वो रेजिड्यू 4 दे रहा है और एक दफा रेजिड्यू 9 दे रहा है। और इसके अलावा मैं बहुत सारी एग्जांपल्स और कंसिडर कर सकता हूँ। तो अब हम डिफाइन करने की पोजीशन में है कि लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू से क्या मुराद है। तो पहले देखते हैं कि लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू क्या है।
अगर आपने लेट्स सपोज मॉडुलस चूज किया है m का, देन द लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू r is from the set 0, 1, 2 up to m minus 1 such that a is congruent to r mod. So हमने एक नंबर फिक्स कर लिया और एक मॉडुलस फिक्स कर लिया, हमने कैलकुलेशन करनी शुरू की, उसके बहुत सारे रेजिड्यूज आ जाए। जो रेजिड्यू भी इस सेट के अंदर से होगा हम उसको कहेंगे कि ये इन दो नंबर्स की चॉइस के बाद सबसे लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू है। मिसाल के तौर पे लास्ट एग्जांपल को देखते हैं। 24 इज कंग्रुएंट टू 4 mod 5, 24 is congruent to 9 mod 5, 24 is congruent to also 14 mod 5, क्योंकि 24 और 14 का डिफरेंस 10 आएगा और 5 10 को डिवाइड करता है, और बहुत सारे हो सकते हैं। 24 is congruent to 19 mod 5, इनका डिफरेंस अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 24 और 19 का डिफरेंस 5 आएगा। 5 डिवाइड्स 5, दिस मीन्स कि ये भी ट्रू है। क्या कोई नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं जो कि इस कंग्रुएंस को सेटिस्फाई करें? सो लेट्स सी। मैं इधर रखता हूँ 24 कंग्रुएंट टू और इधर mod 5। मुझे एक नेगेटिव नंबर की तलाश है जो मैं इधर अगर सब्स्टिट्यूट करूं तो ये कंग्रुएंस सेटिस्फाई हो जाए। मैं क्लेम करता हूं कि वो -1 है। अगर आप इधर -1 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई होगा। लेट्स चेक। A is congruent to B mod 5 if 5 divide their difference। So अगर इन दो नंबर्स के डिफरेंस को 5 डिवाइड कर देता है तो ये कंग्रुएंस ठीक लिखी हुई है। मैं इनका डिफरेंस कैलकुलेट करता हूँ। 24 माइनस और ये नंबर है -1, सो इट इज 24 + 1 विच इज 25। क्या 5 डिवाइड करता है 25 को? यस। अगर ये डिवाइड करता है तो ये कंग्रुएंस ठीक लिखी हुई है। इसका मतलब है कि 24 सिर्फ और सिर्फ जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव नंबर के कंग्रुएंट हो, ये नेगेटिव नंबर्स के भी कंग्रुएंट हो सकते हैं। मैं एक और ऐड कर लेता हूँ। 24 इज कंग्रुएंट टू -1 mod 5। अब मैंने R की चॉइस करनी है कि इनमें से लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू क्या होगा। तो अपेरेंट नजर आ रहा है कि ये 4 है, जो कि इस रेंज को सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि m की वैल्यू 5 थी। इफ m इज 5 तो आपने ये सेट बनाया 0, 1, 2 से लेके 5 - 1 तक, तो ये 4 तक जाएगा। तो ये सेट पड़ा हुआ है 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब ये जो 24 है ये 0 के कंग्रुएंट नहीं हो सकता, चेक करके देख सकते हैं हम। अगर मैं एक कंग्रुएंस देख लूँ, 24 इज कंग्रुएंट टू 0 mod 5, क्या ये ट्रू है? 24 इज कंग्रुएंट टू 1 mod 5, क्या ये ट्रू है? 24 is congruent to 2 mod 5, 24 is congruent to 3 mod 5, and 24 is congruent to 4 mod 5। इसको देखते हैं। अगर ये ट्रू होगी तो इन दोनों के डिफरेंस को 5 डिवाइड करेगा। So 24 - 0 is again 24 and 5 doesn't divide 24. This is wrong. 24 - 1 23, 5 doesn't divide 23. 24 - 2 is 22. Still 5 doesn't divide this. 24 - 3 is 21, 5 doesn't divide 21. 24 - 4 is 20 and 5 divides 20. So हमारे पास टोटल चॉइसेस ये थी कंप्लीट लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू के लिए, और हमने सिर्फ एक ऐसा चूज करना था जो कि 24 के कंग्रुएंट आ रहा हो। तो दैट इज ओनली 4। तो इसका मतलब है कि लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू फॉर 24 इज 4 in modulus
5 कि वो 0 से स्टार्ट हो और 1 कम तक रुक जाए। सो अगर आप 1 मिनट के लिए इसको देखें तो ये जो चॉइसेस आपके पास गिवन है 0 से लेके 5 - 1 तक, ये एग्जैक्टली रेजिड्यूज हैं या रिमाइंडर्स हैं जब आप किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे। सो अगर आप किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना शुरू करते हैं तो आपके पास या वो डिवाइड हो जाएगा, अगर वो डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। अगर नहीं होगा तो उसके रिमाइंडर्स बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन क्या 5 रिमाइंडर आ सकता है? नो, क्योंकि अगर 5 आ जाएगा तो आपकी डिवीजन खत्म नहीं होगी, आपकी स्टिल डिवीजन चलती रहेगी। इसका मतलब है कि 5 और 5 से बड़ा आ जाएगा तो डिवीजन चलती रहेगी, और अगर डिवीजन खत्म होगी तो चॉइसेस आपके पास यही हैं 0 से लेकर 4 तक। तो ये नेचुरल चॉइसेस हैं जो कि नेचुरल रिमाइंडर्स हैं जब आप किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे, और यही टोटल चॉइसेस थी रेजिड्यूज के लिए। तो एक नंबर का रिमाइंडर सिर्फ एक ही आ सकता है, तो जो भी आ रहा होगा इस रेंज में से उसको मैं कहूंगा कि ये लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू है। अब नेक्स्ट हमने डिफाइन करना है कि कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम क्या होता है किसी भी नंबर के लिए। तो लेट्स सपोज कि आपके पास गिवन है मॉडुलस m, then the complete residue system is the set S such that every integer is congruent to one element of S modulus m, and S is smallest such set। यानी कि आपने एक मॉडुलस कंसिडर कर लिया, अब आपने एक सबसे छोटा सेट कंस्ट्रक्ट करना है कि अगर आप कोई भी इंटीजर लें उसकी कंग्रुएंस चेक करें तो वो उसके बराबर आ रही हो, उसमें से किसी एक एलिमेंट के बराबर आ रही हो। अब ये बड़ा ऑब्वियस है m के इज इक्वल टू 5 के लिए कि मैं s कंसिडर कर लेता हूँ 0, 1, 2, 3 एंड 4। आप कोई भी नंबर कंसिडर कर लें जो कि इंटीजर्स में से हो, तो वो कंग्रुएंट यकीनी तौर पे इनमें से किसी एक नंबर के आएगा मॉडुलस 5। इसकी रीजन बड़ी सिंपल सी है जो कि अभी मैंने एक्सप्लेन की है कि जब आप इधर कोई भी नंबर रखेंगे तो ये कंग्रुएंस चेक कैसे होगी, इसे आपने यहाँ x रख लिया, ये कंग्रुएंस चेक कैसे होगी इफ 5 डिवाइड्स a माइनस x। इसका मतलब है कि a भी एक इंटीजर है, x भी एक इंटीजर है। राइट हैंड साइड के ऊपर आपने दो इंटीजर्स को एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी दो इंटीजर्स का डिफरेंस ले लिया, अगेन एक इंटीजर आ जाएगा। अब 5 जब एक इंटीजर को डिवाइड करेगा तो उसके पास ये नेचुरल चॉइसेस हैं कि इनमें से कोई एक नंबर आएगा डिविजिबिलिटी के हिसाब से। अगर आपको मैं एक डिविजिबिलिटी एल्गोरिथम रिवाइज करवाऊं तो वो क्या होगा कि 5 और a के ऊपर जब आप अप्लाई करेंगे हमारा डिवीजन एल्गोरिथम, दिस मीन्स कि देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स q एंड r such that a is equal to 5q plus r with 0 is less than r is less than 5। ये रिमाइंडर्स की पॉसिबिलिटीज थी। तो अगर आपने a कोई भी नंबर लिया हुआ है तो 5 की डिविजिबिलिटी के लिए ये पॉसिबल ऑप्शंस आ सकती हैं। रिमाइंडर जो है वो एक इंटीजर होगा और इस रेंज के अंदर होगा। इसका हमने प्रूफ किया था डिवीजन एल्गोरिथम का कि ये किसी भी दो नंबर्स के लिए ट्रू है। तो अगर ये आपके पास a माइनस एक्स एक पूरे का पूरा एक नंबर है और 5 दूसरा नंबर है जो कि इसका डिवाइजर है, तो a माइनस एक्स और 5 के लिए भी ये डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई हो सकता है। और इसका मतलब है कि कोई भी नंबर जब 5 से डिवाइड होगा तो उसके लिए जो रिमाइंडर्स बचेंगे वो ये बचेंगे, वो मैंने इधर लिख ली है 0, 1, 2, 3, 4 और ये स्ट्रिक्ट है, दिस मीन्स के 5 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि सारे के सारे रिमाइंडर्स ये बच गए।
तो इसका मतलब है कि आप x की कोई भी वैल्यू रखें, जो आपके पास रिमाइंडर्स आएंगे वो इसी सेट में से कोई एक होगा। दिस मीन्स कि ये ट्रू हो रहा है। मैं अब इसको सेट को चेंज भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं s की वैल्यू रख लेता हूँ 0, 6, 2, 3 एंड 4 और ये कहता हूँ कि ये भी कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है। वाई? क्योंकि ये जो 6 है ये 1 के कंग्रेंट है, तो जिनका रिमाइंडर 1 आ रहा है 6 का रिमाइंडर भी 1 ही आ रहा है। तो कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो कि आपको मिल जाएगा जो कि इनमें से किसी एक के कंग्रेंट नहीं होगा, बिकॉज 6 इज कंग्रेंट टू 1 mod 5 because 5 divides 6 minus 1 which is again 5. So 5 divides 5. This means it is true. अगर आप कोई भी नंबर चूज करते हैं जो कि 1 के कंग्रेंट था, तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं उन नंबर्स की जो कि 1 के कंग्रेंट थे और देखते हैं कि उनका 6 के साथ क्या रिलेशन है। सो 1 के कंग्रेंट कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं। सो मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट 6 से। सो 6 इज कंग्रेंट टू 1 mod 5, ये मैंने अभी देखा है। इसी तरीके से मैं एक और नंबर कंसिडर करता हूँ 11। 11 इज कंग्रेंट टू 1 mod 5। देन 16 इज कंग्रेंट टू 1 mod 5। देन आप कंसिडर कर सकते हैं 21 इज कंग्रेंट टू 1 mod 5। अब इन सब नंबर्स का 6 के साथ क्या रिलेशन है? क्या 11 कह सकते हैं इट इज कंग्रेंट टू 6 mod 5? क्या 16 को कह सकते हैं इट इज कंग्रेंट टू 6 mod 5? देन 21 इज कंग्रेंट टू 6 mod 5। सो अगर 1 कंग्रेंट है 6 के तो 6 कंग्रेंट होगा 1 के। ये भी हम देखते हैं कुछ थोड़ी देर में। लेकिन इन सब का जो कि 1 के कंग्रेंट आ रहे थे वो 6 के साथ भी कंग्रेंट आ रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर मैंने रिप्लेस कर दिया 1 को 6 के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे जो रेजिड्यू कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम की डेफिनेशन है वो डिस्टर्ब नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा नंबर आप नहीं ढूंढ सकते जो कि s के अलावा किसी और नंबर के कंग्रेंट हो। मैंने उसमें से 1 को खत्म करके 6 के साथ रिप्लेस कर दिया। सो जो नंबर्स भी 1 के कंग्रेंट आ रहे थे अब वो सारे के सारे नंबर्स 6 के कंग्रेंट हो जाएंगे और बाकी सारे वैसे ही रहेंगे। तो स्टिल 1 को 6 के साथ रिप्लेस करने के बावजूद वो जो मेरे पास सेट S है वो एक कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है। तो हम अब आहिस्ता आहिस्ता इनकी देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज और इसको समझने की कोशिश करेंगे कंग्रेंस की। सो अपेरेंटली अगर आप ये देखें इसकी कुछ एग्जांपल्स से आप कंसिडर करें 16। सो 16 इज कंग्रेंट टू 1 mod 5। इसका मतलब क्या है? अगर आप 16 को डिवाइड करना शुरू करें 5 के साथ तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा? सो रिमाइंडर इज 1। 5 3 इज 15 और 16 में से जब 15 निकल जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। दिस मीन्स कि ये जो आपके पास लिखी हुई है राइट साइड के ऊपर ये रिमाइंडर्स लिखे हुए हैं। अगर ये लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यूज हैं, लेकिन इसके अलावा भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इन दो नंबर्स को भी आपस में कंपेयर कर सकता हूँ 16 को और 21 को और लिख सकता हूँ 16 इज कंग्रेंट टू 21 mod 5। ये देखने के लिए मैं 16 और 21 जो है उसकी सब्ट्रैक्शन करता हूँ। सो 16 माइनस 21 इज व्हाट? इज -5। क्या 5 डिवाइड करता -5 को? यस, दिस मीन्स इट इज अ ट्रू कंग्रेंस। दिस मीन्स कि अब जो हमारे पास डिविजिबिलिटी की नोशन थी समहाउ हमने उसकी जनरलाइजेशन बना ली है। अब हम सिर्फ ये नहीं देख रहे कि एक नंबर को जब हम 5 पे डिवाइड करें तो उसके रिमाइंडर्स क्या आते हैं, बल्कि इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज हमारे पास एग्जिस्ट करती है जो कि हमें यह भी बता देगी कि दो नंबर्स के रिमाइंडर्स कब बराबर होंगे। अब मेरे पास देखें कि जब मैं लिखूंगा 16 इज कंग्रेंट टू 21 mod 5 तो इसका मतलब यह है कि 16 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर 21 को 5 से जब डिवाइड करेंगे वही आएगा। 16 को 5 से डिवाइड किया रिमाइंडर इज 1, 21 को 5 से डिवाइड किया रिमाइंडर इज 1, तो दोनों के रिमाइंडर्स बराबर आ रहे हैं। तो अब कंग्रेंसेस हमें ना सिर्फ डिविजिबिलिटी के बारे में बताएंगी
बल्कि वो सारे के सारे नंबर्स जिनके रिमाइंडर सेम आते हैं उनके मुतालिक भी इंफॉर्मेशन देंगी। तो पहले देखते हैं जरा डिविजिबिलिटी के बारे में कैसे बताती हैं। मैं लिखता हूं A is congruent to 0 mod m। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है कि ये कंग्रुएंस ट्रू होगी, यानी कि ये राइट स्टेटमेंट है अगर m डिवाइड कर देगा इन दोनों के डिफरेंस को। इफ m divides a minus 0, a minus 0 is a, so if m divides a, अगर m a को डिवाइड कर रहा है तो उसका मतलब होगा a is congruent to 0 mod m। so ये तो डिविजिबिलिटी के बारे में बता दिया इसने। अब इसके अलावा अगर मैं कहता हूं कि a is congruent to b mod m, अब जरा डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई करके देखते हैं कि इस कंग्रुएंस का मतलब क्या निकलता है। तो पहले तो कंग्रुएंस की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। इफ a माइनस b m डिवाइड्स a माइनस b देन दिस कंग्रुएंस इज ट्रू। अब डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो किस फॉर्म का होगा। देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k such that a minus b is equal to k into m। so ये divisibility की definition है कि if one number divides other numbers then the other number is multiple of the first number। by multiple I mean simply that you multiply with some integer and you get the number। so a minus b is equal to k times m। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, इस माइनस b को साइड पे ले जाते हैं तो b प्लस k m। मैं फिर दोबारा लिखता हूं a is congruent to b mod m if a is equal to b plus k m। ये एक नई डेफिनेशन है इसके लिए जो कि उसी से डिड्यूस कर रहा हूं कि दो नंबर्स आपस में कंग्रुएंट होंगे अगर उनके दरमियान m के मल्टीपल का डिफरेंस हो। यानी कि कोई एक नंबर के अंदर अगर आप मल्टीपल्स ऐड करना शुरू कर दें तो वो उसकी कंग्रुएंस के अंदर कोई भी फर्क नहीं आएगा। अब ये जो पिछली एग्जांपल्स देख रहे थे इनको एक दफा दोबारा देखते हैं। तो दोबारा एक दफा लिख लेते हैं a is congruent to b mod m if a is equal to b plus km where k is from the set of integers। k इधर रन कर रहा है। मैं कोई भी दो नंबर्स कंसिडर कर लेता हूं। से a की वैल्यू मैंने रख ली 9, m की वैल्यू रख लेता हूं 7। अब 9 किन किन नंबर्स के कंग्रुएंट हो सकता है। 9 इज कंग्रुएंट टू b mod 7। इस हिसाब से इफ a की वैल्यू मैंने 9 रखी है b प्लस 7 इंटू k where k belongs to integers। so b उन सब के साथ ये हो सकता है सच दैट कि उनके दरमियान ये रिलेशन हो या आप उसके मल्टीपल्स लेते जाएं तो आपके पास सारी की सारी कंग्रुएंसेस आती जाएंगी। so मैं एक नंबर को पहले देखने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ कि 7 के हिसाब से 9 इज कंग्रुएंट टू 2 mod 7। so देखते हैं कि ये ट्रू है कंग्रुएंस। 9 minus 2 is 7, 7 divided 7 so that is true। so this means कि 9 is equal to 2 plus 7k। अगर आप k की वैल्यू इधर 0 लगाएंगे तो ये कंग्रुएंस आ जाएगी 9 is congruent to 2 mod 7। अगर आप k की वैल्यू 1 लगाते हैं तो ये आ जाएगा 9 is congruent to 2 plus 7 9 mod 7 because 9 minus 9 is 0 और 0 को हार्ड नंबर डिवाइड करता है। k की वैल्यू आप 2 लगाते हैं तो आ जाएगा 9 is congruent to 7 2s are 14 plus 2 16 mod 7। आप k की वैल्यू -1 लगाते हैं तो 7 इंटू -1 इज -7 और -7 में +2 करेंगे तो -5। तो 9 इज congruent टू -5 mod 7। इसको चेक किया जा सकता है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 9 और -5 का डिफरेंस क्या आएगा 9 माइनस -5
which is 9 plus 5 which is 14 and 7 divides 14. So ये true है. तो k की जब आप डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो आपके पास 9 जिन जिन नंबर्स के कंग्रुएंट हो सकते हैं वो सारे आ जाएंगे. तो समहाउ अगर आप थोड़ा सा डेफिनेशन को मोल्ड कर लें, यानी कि थोड़ा सा रिड्यूस कर लें डिविजिबिलिटी की बेस के ऊपर, तो हम एक नंबर किन किन के साथ कंग्रुएंट हो सकता है उन सबको देख सकते हैं. तो ये वो सारे के सारे नंबर्स हैं जिनके रिमाइंडर्स इस फिक्स नंबर के साथ सेम आएंगे. 9 का रिमाइंडर 2 आता है, 16 का रिमाइंडर भी 2 आएगा विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलस n. अब हम उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं. सो आज हम ये प्रॉपर्टीज देखते हैं. डेफिनेशन हमें पता है कि मॉडुलस की क्या डेफिनेशन है, उसकी बेस के ऊपर इनको प्रूव करने की कोशिश करते हैं. सो फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है कि इफ a is congruent to b mod m then b is also congruent to a mod m. So somehow it is symmetric property कि अगर एक नंबर दूसरे के साथ congruent है तो दूसरा पहले के साथ congruent होगा. Just like equality, if a is equal to b then b should be equal to a. तो बेसिकली हम वही वाली जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है उसको चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या congruences के लिए भी ये ट्रू होगी. सो बाय डेफिनेशन इसको प्रूव करते हैं. ऑब्वियसली ये पेरेंट है कि दो नंबर्स के अगर रिमाइंडर सेम आ रहे हैं तो उसके आप ऑर्डर को चेंज कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो लेट्स अप्लाई डेफिनेशन ऑन दिस. सपोज फर्स्ट के लिए a is congruent to b mod m, दैट इज इसका मतलब है कि m डिवाइड करेगा a माइनस b को. दिस मीन्स देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k सच दैट a माइनस b इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ m. ये डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन है. मैंने अब b इज कॉन्ग्रुएंट टू a करना है, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन विथ -1. तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस a प्लस b इज इक्वल टू माइनस k के साथ -1 मल्टीप्लाई कर दिया और m को वैसे रहने दिया. तो इसको मैं दोबारा लिखूं तो ये लिखा जाएगा b माइनस a इज इक्वल टू माइनस k इंटू m. अब इस इक्वेशन को अगर मैं इंटरप्रेट करूं तो b माइनस a इज इक्वल टू m इंटू समथिंग. एंड व्हाट इज दैट समथिंग? k इज एन इंटीजर. सो इंटीजर के साथ अगर आप नेगेटिव का साइन लगा दें तो फिर भी एक इंटीजर आता है, क्योंकि इसमें मैंने पॉजिटिव भी कंसिडर किए हैं नेगेटिव भी. सो माइनस k इज आल्सो एन इंटीजर. सो b माइनस a is a multiple of m because I can get b minus a by multiplication of an integer with m. So this means that b minus a is a multiple of m. This simply means that m divides b minus a. और अगर m divide करता है b minus a को, this implies b is congruent to a mod m. So मैंने यहां से स्टार्ट किया कि अगर a congruent हो b mod m के तो b भी congruent होगा a mod. b is also congruent to a mod m. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इफ a is congruent to b mod m and b is congruent to c mod m then a is congruent to c mod m. So यानी कि एक नंबर दूसरे के congruent है और दूसरा तीसरे के congruent है तो पहला भी तीसरे के congruent होगा with the same modulus. So modulus आपके अंदर फिक्स रह रहा है. तो इस प्रॉपर्टी को देखते हैं हम किस तरीके से डिविजिबिलिटी से प्रूव कर सकते हैं. सेकंड प्रॉपर्टी, a is congruent to b mod m and b is congruent to c mod m then a is congruent to c mod m. तो ये हमारे पास इसकी assumptions हैं और ये करना है. तो उसको देख लेते हैं. सपोज कि ये दोनों ट्रू हैं. अगर ये ट्रू है तो m डिवाइड करेगा a माइनस b को, और अगर ये ट्रू है तो m डिवाइड करेगा b माइनस c को. अगर ये ट्रू है तो इसके लिए इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे, जैसे k1 और k2 उनका नाम रख लेते हैं, सच दैट के a माइनस b इज इक्वल टू k1 इंटू m एंड b माइनस c इज इक्वल टू k2 इंटू m. सो मैंने इन डिविजिबिलिटीज की डेफिनेशन लिखी है कि इफ m डिवाइड्स a माइनस b दिस मीन्स a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ m. तो मैंने उसका नाम k1 रख लिया है जिसकी मल्टीप्लिकेशन से a माइनस b आ रहा है.
द सेम वे इफ m डिवाइड्स b माइनस c देन b माइनस c इज अ मल्टीपल ऑफ m, तो मैंने ये इस तरीके से लगा दिया b माइनस c इज इक्वल टू k2 इंटू m। अब मैंने ये इसके अंदर से रिड्यूस करना है, तो इधर से b की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें। इधर से b की वैल्यू क्या आती है, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू c प्लस k2m। सो मैं इस इक्वेशन में से c को साइड पे ले गया हूँ, ये b की वैल्यू आ गई, इसको इस फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो a माइनस b की वैल्यू है c प्लस k2 इंटू m इज इक्वल टू k1m। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो a माइनस c माइनस k2m इज इक्वल टू k1m। दिस इंप्लाइज दैट a माइनस c इज इक्वल टू k1m और ये साइड पे जाके प्लस k2m आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट a माइनस c इज इक्वल टू k1 प्लस k2 और इसके अंदर से m कॉमन निकला है। अब k1 और k2 एक इंटीजर्स थे, अगर ये इंटीजर्स हो तो k1 प्लस k2 यानी कि दो इंटीजर्स की जो एडिशन है वो भी एक इंटीजर होगी। तो अब ये इक्वेशन लिखी हुई है कि a माइनस c इज अ मल्टीपल ऑफ m, यानी कि m is multiplied with some integer and you will get a minus c. This simply means that m should divides a minus c. If m divides a minus c, then the by definition of the congruence a is congruent to c mod m. तो ये हम प्रूफ करना चाहते थे कि अगर ये दो हमारे पास गिवन हो तो ये थर्ड ट्रू होगा। तो एक साथ छोटी सी एग्जांपल भी देख लेते हैं। से हम स्टार्ट करते हैं 51 से। 51 is congruent to 46 mod 5 and say 46 is congruent to 11 mod 5. So 51 minus 46 is 5, so 5 divides 5, so it is true. Then 46 minus 11 is 35 and 5 divides 35, so it is true. So it is A and B. A is congruent to B mod 5 and then B is congruent to some other number. So this should imply that 51 is also congruent to 11 mod 5. So ये हम चेक कर सकते हैं it is true क्योंकि हमारे पास प्रूफ है। तो 51 minus 11 is 40 and 5 divides 40, 5 is 40. So this is true. So ये हमारे पास एक जनरल प्रूफ है इसका। So third property is क्या कि हमारे पास A कंग्रेंट हो B के और C कंग्रेंट हो D के, दो अलग नंबर्स हैं, तो आप लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दें और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो कंग्रेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंग्रेंस रहेगी, ट्रू रहेगी। So देखिए इसका प्रूफ कैसे हम देखेंगे। So A is congruent to B mod M and C is congruent to D mod M. Then it implies that A plus minus C should be congruent to B plus minus D mod M. यानी कि इन दोनों को आप ऐड कर दें दोनों को इक्वेशंस की तरह। सो आपके पास दो इक्वालिटीज हैं, आप उनको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कर दें। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दो इक्वेशंस गिवन है, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो स्टिल आप ये काम कर सकते हैं। तो हमारी ये थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि आप ये काम कंग्रुएंसेस के लिए भी कर सकते हैं। अगर दो कंग्रुएंसेस गिवन है तो आप उनको आपस में ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कंडीशन सिर्फ ये है कि मॉडुलस सेम होना चाहिए। ये नहीं हो कि यहाँ 5 के साथ कर रहे हैं और आगे मॉडुलस 3 के साथ कर रहे हैं और दोनों को ऐड कर दिए, कंग्रुएंस खत्म हो जाएगी, फिर ठीक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कंग्रुएंसेस के लिए मॉडुलस सेम होना चाहिए। सो अगर कोई कंग्रुएंस 5 में लिखी हुई है, अगली कंग्रुएंसेस भी 5 में लिखी हुई है तो आप ऐड कर सकते हैं। ये कंग्रुएंस अगर 7 में लिखी हुई है और ये भी 7 में लिखी हुई है तो आप ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सी इसका प्रूफ कैसे होगा। तो ये हम मान लेते हैं कि ये हमारी सपोजिशन है और उस सपोजिशन की बेस पे ये करना है। तो इनमें से कोई एक कर लेते हैं, जैसे एडिशन वाला कर लेते हैं। इफ दिस इज ट्रू देन m divides a minus b, and if this is true this means m divides c minus d. This means there exists an integer k1 such that a minus b is equal to k1 into m, and if this is true this implies that there exists an integer k2 belongs to z such that c minus d is equal to
K2 into M। अब हमने इन दोनों, ये हमारे पास अब इक्वेशंस हैं, दे आर नॉट congruencies. If these are the equations, we can add them. So I just add this equation 1 with this equation 2 and see what happens. So adding 1 and 2 we get, इस साइड पे आपके पास a माइनस b लिखा हुआ है और इस साइड पे c माइनस d है, तो मैं इनको ऐड कर रहा हूँ, a माइनस b प्लस c माइनस d, और फर्स्ट पे आपके पास लिखा हुआ था K1M और दूसरी पे लिखा हुआ था K2M। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड फर्स्ट इक्वेशन की, लेफ्ट हैंड साइड सेकंड की और सेकंड की, ये आपके पास आ गया। अब देखिए मैं इसको A और C को इकट्ठा कर लेता हूँ, तो A प्लस C माइनस और B और D को कॉमन कर लेता हूँ, तो बाकी बचेगा B प्लस D। इसमें से M को कॉमन कर लेता हूँ, K1 प्लस K2 इंटू M। और अब इसका एनालिसिस करता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। K1 और K2 इंटीजर्स थे, दिस मीन्स कि K1 प्लस K2 भी एक इंटीजर होगा। दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे, आंसर इज एन इंटीजर। ये जो पूरी की पूरी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है, इट इज अ मल्टीपल ऑफ M, कि M को मल्टीप्लाई किया किसी इंटीजर से, तो ये आंसर आ रहा है। दिस मीन्स M डिवाइड्स A प्लस C माइनस B plus D. M इसको डिवाइड करेगा। If M divides this one, then by definition of the congruence, A plus C should be congruent to B plus D mod. So ये हम प्रूफ करना चाहते थे। और अगर आप दूसरा हिस्सा प्रूफ करना चाहते हैं, माइनस के साथ सब्ट्रैक्ट कर दें 1 and 2, आपके पास आएगा A माइनस B माइनस C माइनस D is equal to K1M माइनस K2M। सो आपके पास अब A के साथ माइनस चाहिए था, इसको माइनस ऑटोमेटिकली आ गया है, A माइनस C और माइनस इधर से B ले लें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसमें से माइनस निकालेंगे तो इट इज स्टिल B माइनस B, या B माइनस D इज इक्वल टू K1 माइनस K2 इंटू M। सो आपने A में से माइनस C निकाला, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, आपने माइनस इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो इसके साथ माइनस था तो ये प्लस हो गया, और जिसके साथ प्लस लगा हुआ था वो माइनस हो गया। M इज मल्टीपल ऑफ दिस टू, सो आपके पास ये जो नंबर है ये M के मल्टीपल में लिखा जा सकता है। दिस इंप्लाइज दैट M डिवाइड्स A माइनस C माइनस B माइनस D। सो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो M के मल्टीपल है। डेफिनेशन अप्लाई करता हूँ, A माइनस C इज कंग्रुएंट टू B माइनस D मॉड M। तो हमने एडिशन के लिए भी लिख दिया और सब्ट्रैक्शन के लिए भी लिख दिया। तो अगर आपके पास दो कंडीशंस गिवन है तो आप उनको ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल छोटी सी कंसिडर कर लेते हैं इसकी। आपके पास कंग्रेसेस 5 में लिख लेते हैं इसे, 7 इज कंग्रुएंट टू 2 मॉड 5, और एक कोई और कंग्रेस लिख लेते हैं से 6 इज कंग्रुएंट टू 1 मॉड 5। ये दो कंग्रेसेस है, मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ। 7 प्लस 6 इज कंग्रुएंट टू 2 प्लस 1 मॉड 5, और चेक करते हैं ये ट्रू है कि नहीं। सो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट पे ऐड कर दिया और राइट को राइट पे। So 7 plus 6 is 13. 13 should be congruent to 3 mod 5. तो क्या ये true है? 13 minus 3 is 10 and 5 divides 10. So this is a true statement. मैं इनको subtract करता हूँ। 7 minus 6 is 2 minus 1 mod 5. So 7 minus 6 is 1. इस साइड पे 1 है mod 5. So it is a true statement because 1 minus 1 is 0 and every number divides 0. So this is a true statement. Next हमारी प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास A is congruent to B mod M है, then आप दोनों साइडों के ऊपर किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर एनी C। So ये हमारे पास गिवन है और ये प्रूफ करना है। So इसको देख लेते हैं।
if this is true, then m should divide a minus b. That is, there exists an integer such that a minus b is equal to k into m. आप पूरी इक्वेशन के साथ किसी भी c को मल्टीप्लाई करते हैं तो c इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू सी के एम. इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो इट इज सी ए माइनस सी बी इज इक्वल टू सी के. इसको इकट्ठा कर लें और m. So c is an integer, k is an integer. Multiplication of two integers is again an integer. So m multiplied by some integer is this number. This means कि m डिवाइड करेगा सी ए माइनस सी बी को. इसका सिंपली मतलब ये होगा कि सी ए इज कंग्रुएंट टू सी बी मॉड m. तो ये बड़ा सिंपल सी थी प्रॉपर्टी कि जिस तरह आप इक्वेशन के दोनों साइड्स के ऊपर किसी एक फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस तरह कंग्रुएंस के अंदर भी कर सकते हैं. इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एक छोटी सी एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं. से आप कहते हैं कि 2 इज कंग्रुएंट टू 7 मॉड 5. मैं दोनों साइडों पे 3 मल्टीप्लाई करता हूँ. 3 2 6, 3 7 21 इज कंग्रुएंट टू मॉड 5. तब भी कंग्रुएंस ट्रू रहेगी बिकॉज 6 माइनस 21 इज माइनस 15 और वो इसको डिवाइड करता है. 5 डिवाइड्स माइनस 15. और जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि इफ a इज कंग्रुएंट टू b mod m, then a by c is congruent to b by c mod m by c for any divisor c of a and b. कि अगर आपके पास a और b का डिवाइजर है तो उससे आप पूरी की पूरी कंग्रुएंस को डिवाइड कर सकते हैं. सो देखते हैं, ये हमारे पास गिवन है m divides a minus b. This implies a minus b is equal to k into m for some k belongs to integers. ये हमारे पास गिवन है कि c a को डिवाइड करता है और c b को भी डिवाइड करता है. अगर ये a और b को डिवाइड करता है तो इसके हर लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा. दिस मीन्स कि c m को भी डिवाइड करेगा. सो मैं सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ c के साथ. तो ये आपके पास आ जाएगा a बाई सी माइनस b बाई सी इज इक्वल टू k इंटू m बाई सी, क्योंकि ये सारे को डिवाइड कर रहा है. इसको अगर आप लिखें तो इसका मतलब ये होगा कि m बाई सी डिवाइड्स a बाई सी माइनस b बाई सी, या दूसरे लफ्जों में a बाई सी इज कंग्रुएंट टू b बाई सी मॉड m बाई सी. ये हम प्रूफ करना चाहते थे. सो इधर हम इसको कंक्लूड करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम रिव्यू करते हैं कि आज हमने क्या डिस्कस किया. सो सबसे पहले तो हमने डिफरेंट n इक्वेशंस के पॉजिटिव सॉल्यूशंस डिस्कस किए कि हम कैसे ये पता लगा सकते हैं कि एक डिफरेंट n इक्वेशन के पॉजिटिव सॉल्यूशंस की तादाद क्या है. तो सिंपली हमने उसके लिए एक इनइक्वालिटी डिटरमिन की कि हम देखेंगे कि कितने इंटीजर्स ऐसे हैं जो कि उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं. जितना उनका काउंट होगा उतने ही डिफरेंट n इक्वेशन के पॉजिटिव सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे. फिर हमने एक नई नोशन इंट्रोड्यूस की कांग्रुएंसेस की और देखा कि कांग्रुएंसेस बेसिकली क्या है, इनका डिविजिबिलिटी के साथ क्या रिलेशन है, इनका रिमाइंडर्स के साथ क्या रिलेशन है. और फिर हमने आज एक थ्योरम किया जिसके अंदर हमने कांग्रुएंसेस की प्रॉपर्टीज डिस्कस की विद रिस्पेक्ट टू कि अगर हम उनको ऐड करें तो क्या होता है, अगर किसी एक कॉमन नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, अगर एक किसी कॉमन नंबर को डिवाइड करें तो क्या होता है, वो सिमेट्रिक है या नहीं है, क्या उनमें ट्रांजिटिविटी होल्ड करती है या नहीं, यानी कि एक दूसरे के साथ और दूसरा तीसरे के साथ, तो क्या पहला भी तीसरे के साथ होगा या नहीं होगा. सो अभी हमने बेसिक प्रॉपर्टीज डिटरमिन की कांग्रुएंसेस की. इसी के साथ ही हम आज लेक्चर नंबर 5 एंड करते हैं. थैंक यू वेरी मच.